Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the MCQs of Chemistry 9th Chapter 4 Structure of Molecules. Molecule की साख्त का जो चैप्टर है 9th केमिस्ट्री का, उसके एक्सरसाइज के MCQs को आज हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन इज एटम रिएक्ट्स विद ईच अदर बिकॉज एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं. दे वांट टू डिस्पर्स, वो बिखरना चाहते हैं. द एग्जैक्ट आंसर इज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी. एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्यों? इसलिए कि वो मुस्तहकम होना चाहते हैं. मुस्तहकम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं. सेकंड है एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय, यानी आपके पास एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हासिल करेगा? बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके, लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, तमाम इलेक्ट्रॉन खारिज करके, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके, या लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके. तो डेर आपको पता है जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हो तो क्या करते हैं एटम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो लिहाजा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करेगा नोबल गैसेस की. 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके एटम जो है नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करेगा अगर उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह यहां पे देखें, considering the electronic configuration of atom, which atom with the given atomic number will be the most stable one? एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झैल में से दिए गए एटॉमिक नंबर्स वाले एटम में से कौन सा एटम सबसे ज्यादा मुस्तहकम होगा? 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला और 11 वाला. तो यहां पे द एग्जैक्ट आंसर इज 10. ऐसा एटम जिसके पास टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका 10 होगा, तो ऐसा एटम जो है वो सबसे ज्यादा मुस्तहकम होगा क्योंकि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसका वैलेंस शेल दूसरा शेल होगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सबसे ज्यादा मुस्तहकम होता है. तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर इज कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10. नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल इज. ऑक्टेट रूल क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजाहत, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की शक्ल, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अंदाज, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल. सो ऑक्टेट रूल इज क्या है? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल जो है उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं. अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा होता है. जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली हो तो उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकली होती है तो एज ए रिजल्ट आयनिक बॉन्ड बनता है. आयनिक बॉन्डिंग यहां पे आ जाएगी, यानी कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन आयनिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट हमारे पास है when an electronegative element combined with an electropositive element the type of bonding is. जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म कौन सी होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जब आपस में मिलते हैं तो एज ए रिजल्ट कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट हमारे पास है ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी. जब 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या मेटालिक बॉन्ड? द एग्जैक्ट आंसर इज कोवलेंट बॉन्ड. जब 2 नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट है बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज. एक बॉन्ड पेयर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है? एक बॉन्ड पेयर जो होता है कोवलेंट बॉन्ड में वो आमतौर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है. ए बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. Which of the following compound is not directional in its bonding? कौन सा, यानी कि यहाँ पे जो कंपाउंड नीचे दिए गए इन कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से नॉन डायरेक्शनल है, गैर सिमती है?
तो डियर याद रखें, जितने भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं वो सारे डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग से बनते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनते हैं, तो वो वाले जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ पे KBr एक आयनिक कंपाउंड है, सो द एग्जैक्ट आंसर इज KBr। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, आइस जो है बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? आइस इज डेंसर देन वाटर, बर्फ पानी से कसीफ है। आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, बर्फ की साख्त क्रिस्टलाइन होती है। वाटर इज डेंसर देन आइस, पानी बर्फ से कसीफ है। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, पानी के मॉलिक्यूल्स बेतरतीबी हरकत करते हैं। द एग्जैक्ट आंसर इज वाटर इज डेंसर देन आइस, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्यों? इसलिए कि पानी बर्फ से क्या होता है? डेंसर होता है, कसीफ होता है। ठीक हो गया। आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। आइस की डेंसिटी कम है वो ऊपर तैरेगी, जबकि पानी की डेंसिटी कम ज्यादा है वो नीचे रहेगा। वाटर इज डेंसर देन आइस। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व। कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड नतीजा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की अतिया का, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग का, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सिव फोर्सेस का। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड आमतौर पे बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो द एग्जैक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल्स हैव। अच्छा देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि C2H2 में कितने कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा करेंगे। यहाँ पे C2H2, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं। इस तरह इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए। और हमारे पास यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितनी है? 2 हाइड्रोजन है। तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आएगी, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करेगी यहाँ पे। इस तरह इधर भी हाइड्रोजन आएगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। और ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे देखें ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया कार्बन टू कार्बन। C2H2 के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हो गए, एक बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन ये वाला हो गया, प्लस एक बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन ये वाला हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे बॉन्ड C2H2 के अंदर कितने हो गए? 1 3 1। कितने हो गए ये? 5। तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर इज C2H2 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जांपल लेके देखते हैं कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन का एक और एटम यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग करेगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर देखें बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 3, और एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिहाजा 3 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
H2 की। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे लगा दें, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे लगा दें। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, इसके अंदर कितनी है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये वाला इसके साथ शेयरिंग करेगा। यहाँ पे देखें 3 बॉन्ड पेयर बन गए, यानी कि कार्बन टू कार्बन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन्वॉल्व हुए? इसके 3 और इसके 3, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए। तो लिहाजा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं बॉन्डिंग में वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपने वो पेयर बताना है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहले यहाँ पे देखें पेयर हमारे पास है O2 एंड HCl, O2 एंड HCl। तो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के 2 एटमों से मिलके बनता है और यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। H जो है Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके HCl का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला पेयर सेम नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है O2 एंड N2। यहाँ पे हम लिखते हैं O2 एंड N2। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटमों से बनता है और यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। हर ऑक्सीजन के एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। नाइट्रोजन में देखें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये पेयर भी सेम नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है O2 एंड C2H4। O2 एंड C2H4, यहाँ पे हम लिखते हैं O2 एंड C2H4। तो यहाँ पे देखें फिर वही बात, पहले ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटमों से डबल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है, यानी जब एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखें 2 कार्बन है आपके पास C2H4 के अंदर और यहाँ पे देखें कितनी है हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में आपको पता है कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैलेंस शेल में। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगी, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग करेंगी और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगी। ये देखें, और यहाँ कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो इस पेयर को अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है दोनों के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे देखें इथीन के अंदर भी कार्बन टू कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड है। चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है O2 एंड C2H2। अगर आप इसको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन है 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन लगा दें। हर कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमने लगा दिए। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पेयर भी सेम नहीं है। तो सेम पेयर कौन सा हो गया? O2 एंड C2H4, क्योंकि दोनों के अंदर जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आपने वो कंपाउंड बताना है जो पानी में हल पजीर नहीं है। C6H6 NaCl KBr MgCl2। तो डेयर यहाँ पे देखें बेंजीन C6H6 ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, जबकि बाकी जो है NaCl हो गया, KBr हो गया, MgCl2 ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं।
तो यहाँ पे देखें वाटर जो है वो भी पोलर है, जबकि ये बेंजीन जो है C6H6 ये नॉन पोलर है, तो लिहाजा ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, ये वाटर के अंदर हल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी कि आपने ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पहला हमारे पास है अमोनिया, यहाँ पे हम देखते हैं NH3। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में किसके, नाइट्रोजन के। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। 3 यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं अमोनिया के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 अपने हो गए, 3 के साथ शेयरिंग कर ली। तो लिहाजा अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं BF3। अब BF3 में देखें, BF3 यहाँ पे हम लिखते हैं BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं बोरोन का जो वैलेंस शेल है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे फ्लोरीन का एटम यहाँ पे आएंगे, 3 एटम आएंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके, और बोरोन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, वो शेयरिंग करेंगे। यहाँ पे इधर शेयरिंग होगी। तो अब देखें बोरोन के पास 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयरिंग की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बोरोन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 8 से कम है, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है BF3 ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। बाकी ऑप्शन भी हम देखते हैं, यहाँ पे N2 है और O2। N2 देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लगा दिए। ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम है, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे देखें वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इसके अपने थे, 3 के साथ शेयरिंग की, तो इसके पास भी 8 पूरे हो गए, इसके पास भी 8 पूरे हो गए। ठीक हो गया। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये वाला ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और अपने यहाँ पे देखिए ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। 6 इसके पास अपने थे, 2 के साथ शेयरिंग की, टोटल कितने हो गए, 8। इस तरह इस ऑक्सीजन को देखें, 6 इसके अपने थे 6, और 2 के साथ इसने क्या की, शेयरिंग की, और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल किए। तो लिहाजा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। सो द एग्जैक्ट आंसर इज BF3। BF3 मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आपने वो पेयर बताना है जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है। 10 में से कौन सा पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है, O2 and Cl2, H2O and N2, H2O and C2H2, H2O and HCl। द एग्जैक्ट आंसर इज H2O and HCl। यहाँ पे जो 2 एटम्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो एज ए रिजल्ट जो यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं वो पोलर बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स, आयनिक फोर्स, मेटालिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कोवलेंट फोर्स। द एग्जैक्ट आंसर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, यानी कि एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली कमजोर तरीन फोर्स जो है वो कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बहुत कमजोर होती है। तो डेयर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।